हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक केमिस्ट्री। हम पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स, उसके 4 लेक्चर अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन उसका 5वां लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्यता को हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में पढ़ा था। तो अब उससे अभिक्रिया की कोटि से रिलेटेड न्यूमेरिकल करें अपन, तो देखो क्या है। तो अगर तो क्या कर रहा है, अणु X का बाई में रूपांतरण द्वितीय कोटि की बलगतिकी के अनुरूप होता है, मतलब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के अनुरूप रिएक्शन होती है, द्वितीय कोटि के अनुरूप होता है। यदि X की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए तो पहले के कंपेयर में जब सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए तो बाई के निर्माण के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बाई के निर्माण के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन करते समय क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, जिससे समझ में आना चाहिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ऐसे नहीं कि वैसे ही समझ रहे हो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि x है कोई, वो बाई में कन्वर्ट हो रहा है। x किस में हो रहा है कन्वर्ट? बाई में कन्वर्ट हो रहा है। अगर इस x की सांद्रता को मैं 3 गुना कर दूं, पहले के कंपेयर में 3 गुना कर दूं, तो ये बाई का जो निर्माण हो रहा है उसका वेग, उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, समझ में आ रहा है इसका। तो देखो x किस में कन्वर्ट हो रहा है, बाई में। और हमने पहले ही पढ़ चुके हैं अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अब देखो यहाँ अभिकारक तो एक ही है x, और उत्पाद भी एक ही है, कौन? बाई। इसका मतलब सांद्रता पदों जो घातें जुड़ेंगी वो एक ही पद है, जोड़ने वाला सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि यहाँ है ही खुद एक ही है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर क्या लगाएंगे अपन? 2 आ गया, यहाँ 2 लगा दिया। अब इसका वेग क्या हो गया, वेग बराबर के एक्स की पावर 2। बोलो क्लियर है। अब जरा देखो, x की सांद्रता 3 गुनी करने पर क्वेश्चन में दे रहा है पहले के कंपेयर में कितनी गुनी कर दी, 3 गुनी। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 गुनी का मतलब x से क्या हो गया अब 3x। बोलो क्लियर है। तो वेग क्या हो गया, वेग बराबर के x की जगह क्या लिखूंगा मैं, 3x की पावर 2। बोलो क्लियर है। अब क्या हो गया, वेग बराबर के, ये क्या हो गया 9x स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, x स्क्वायर तो एक तरफ हो गया और ये 9 क्यों लिखा है, इससे इसका क्या करते हैं अपन, कंपेयर कर सकें, इसलिए। देखो ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। बोलो क्या हो रहा है, इसके कंपेयर में ये क्या है, इससे 9 गुना ज्यादा है। बोलो क्लियर है। ये तो है ही है कि है ही है, इसका मतलब ये इससे 9 गुना ज्यादा है। तो आंसर क्या आएगा, बाई के निर्माण का वेग 9 गुना हो जाएगा, 9 गुना। बोलो क्लियर है। देखो पहले कंसंट्रेशन थी, उसके कंपेयर में दोबारा कंसंट्रेशन क्या कर दी उसने, 3 गुनी कर दी। अगर 2 गुनी करता तो यहाँ क्या आता, 2x। आगे बात समझ में। और यहाँ खुद ने उसने दिया द्वितीय कोटि की रिएक्शन है, इसका मतलब है उसने पहले ही बता दिया, तो इसकी पावर क्या आएगी, 2। समझ में आ रहा है। कोई सोचेंगे सर आपने वेग नियम कैसे लिख दिया, ये तो प्रयोग से था। भैया उसने क्वेश्चन में खुद ने दे रखा है कि अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 2, इसलिए अपन ने यहाँ 2 लिख दिया। और 2 यहाँ कब आएगा, जब यहाँ 2 होगा। समझ में आ गई। इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल एक्स के पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सारे की सारी क्या कर रहे हैं, सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहे हैं। बोलो क्लियर है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था, अभिक्रिया की कोटि, और कोटि को क्या पढ़ा था, सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। ये फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ी थी अपन ने, और यही ज्यादातर यूज में आती है। क्या है, सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया की क्या कहलाता है भाई, कोटि कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक अपन का समाकलित वेग समीकरण। अब समाकलित वेग समीकरण होता क्या है, ये देखना है अपन को। तो अपन पहले पढ़ चुके हैं अवकलित वेग समीकरण, और अवकलित वेग समीकरण का डायरेक्ट संबंध किससे होता था, अभिकारक की सांद्रता से संबंधित होता था। बोलो, अपन ने वेग नियम में पढ़ा था कि अवकलित वेग समीकरण अभिकारक की सक्रिय सांद्रता के समानुपाती होता है। तो इसका मतलब अवकलित वेग समीकरण किससे संबंधित होता था, अभिकारक की सांद्रता से संबंधित होता था।
फिर अपन ने पढ़ा था अभिक्रिया की कोटि। अब जो कोटि होती थी वो कैसी राशि है? प्रायोगिक राशि। अगर अपन तात्क्षणिक वेग की बात करें तो तात्क्षणिक वेग होता था किसी क्षण विशेष पर अभिक्रिया के वेग को क्या बोलते थे? अपन तात्क्षणिक वेग बोलते थे। अब भैया तात्क्षणिक वेग निकालने के लिए क्या होता था? सांद्रता किसकी? अभिकारक की। और यहाँ समय के बीच में अगर अपन ने ग्राफ बनाया तो कैसा आया था? इस तरह का ग्राफ आया था। किसके सेंस में? अभिकारक के सेंस में। अब ये ग्राफ कब आएगा? जब अभिकारक की सांद्रता और समय की हमारे पास रीडिंग होनी चाहिए। समय की रीडिंग होनी चाहिए। T1 समय पर इतना सांद्रता, T2 पे इतनी, T3 पे इतनी, T4 पे इतनी, जब जाके तो ग्राफ बनता है। भैया ऐसी पॉइंट लगा लगा के तो ग्राफ बनाते हैं, पर इस तरह का ग्राफ आया। अब इसमें किसी क्षण विशेष पर अपन को तात्क्षणिक वेग निकालना है, तो तात्क्षणिक वेग निकालने के लिए अपन को क्या करने की? स्पर्श रेखा खींची। स्पर्श रेखा के बाद उसका ढाल निकाला। ढाल निकालने के बाद में जब आया तात्क्षणिक वेग, इसका मतलब वेग निकालना कितना टिपिकल हो गया। समझ रहे हो ना? पहली बात तो ये है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को वेग को जो निकालने के लिए कैसा है? प्रायोगिक तरीका है। अब प्रायोगिक तरीका के लिए पहले तो क्या होना चाहिए? केमिकल होने चाहिए, है ना? और किसी भी रिएक्शन का अगर वेग निकालना है तो केमिकल होना चाहिए। वो भी क्या होना चाहिए? शुद्ध केमिकल, प्योर केमिकल होने चाहिए, जब जाके रिएक्शन होगी। अगर उसके अंदर किसी जंग वाले डिब्बे के अंदर केमिकल रखा हुआ है, समझ गए, जंग ही उससे रिएक्शन करके कुछ अलग ही अभिक्रिया का वेग आएगा। इसका मतलब है ये जो पूरा प्रोसेस है बड़ा टिपिकल है। इसको आसान बनाने के लिए एक जो तरीका आया, जो वेग का क्या कर दिया? वेग समीकरण का क्या कर दिया? जो अवकलित वेग समीकरण आया था उसका क्या कर दिया भैया? समाकलन कर दिया। और समाकलन करने के बाद जो समीकरण आया उसी को क्या बोलते हैं? समाकलित वेग समीकरण। बोलो क्लियर है? प्रत्येक कोटि के लिए अलग अलग ये समाकलित वेग समीकरण होता है। मतलब क्या हुआ? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण अलग है, प्रथम के लिए अलग है, द्वितीय कोटि के लिए समाकलित वेग समीकरण अलग है। हाँ जी। अब हमारा टॉपिक है शून्य कोटि की अभिक्रिया। और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अपन को समाकलित वेग समीकरण निकालना है। शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कि यहाँ से हर दूसरी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है, इसलिए पूरी तरह से ध्यान दें। देखो क्या होता है शून्य कोटि अभिक्रिया का, अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी, सांद्रता पदों की घातों का योग क्या हो? शून्य, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अब अपन देखें कि मैंने मान लिया ए कोई अभिकारक है और क्या बना रहा है? कोई उत्पाद बना रहा है। बोलो क्लियर है? ए क्या बना रहा है? उत्पाद बना रहा है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, t बराबर 0 समय पर, t बराबर क्या है? 0 समय पर, इसका मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, अपन जाते उत्पाद बनेगा ही नहीं, क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो उत्पाद क्या हो गया? 0। बोलो। और अभिकारक की सांद्रता मैंने मान ली साहब a, समय t बराबर क्या मान लिया मैंने? t। इसका मतलब किसी समय पर अभिकारक के x मोल उत्पाद में बदल गए। इसका मतलब अब अभिकारक के कितने मोल बचे भाई? a माइनस एक्स। हाँ भाई ध्यान दो दोबारा से, मैं कह रहा हूं कि कोई समय था जिस पर t समय पर अभिकारक के x मोल उत्पाद में बदल गए, तो x मोल उत्पाद में बदल गए। इसका मतलब अब जो अभिकारक के जो t समय पर कितने मोल बचे? a माइनस एक्स। मैं ये कहूँ कि यहाँ पर हमारे पास 100 रुपये थे और मैंने किसी को मान लो 20 रुपये दे दिए, तो अभी एट प्रेजेंट समय पर कितने बचे? 100 माइनस 20। बोलो क्लियर है? इसी तरह से क्या हो गया? हो गया a माइनस एक्स। इसके मोल बचे किसके? a के। आगे बात सुनो। अब जरा देखो, अपन पढ़ते थे कि शून्य कोटि अभिक्रिया होती क्या थी? शून्य कोटि अभिक्रिया का मतलब ये होता था कि जिसकी सांद्रता पदों की घातें क्या होनी चाहिए? शून्य। इस वाली रिएक्शन का मैं वेग लिखना चाहूं तो वेग क्या होगा? वेग समानुपाती a की पावर 0। बोलो क्लियर है? क्यों? क्योंकि यहाँ ज्ञात क्या होनी चाहिए? 0। अगर 0 है तो क्या है? शून्य कोटि अभिक्रिया। यहाँ अगर 1 है तो क्या है? प्रथम कोटि अभिक्रिया। यहाँ 2 है तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। अब जरा देखो, हाँ जी, अब इस समानुपाती के साइन को उठाने के लिए अपन ने क्या लिया यहाँ? के a की पावर 0। जब a की पावर 0 आते ही ये क्या हो गया? 1। समझ में आ गया? इसका मतलब वेग बराबर क्या हो गया बेटा? k।
वेग बराबर क्या हो गया के। इसका मतलब ये हो गया कि अभिकारक की सांद्रता कितनी भी ले लो, लास्ट में जाकर ये जीरो पावर लगते ही क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया भैया, जो वेग है वो क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया। आगे बात सुन में, वेग बराबर क्या हो गया के, और के क्या है, कांस्टेंट, एक स्थिरांक। इसका मतलब है अभिक्रिया के दौरान शून्य कोटि अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या रहता है, स्थिर रहता है। बोलो देखो, अगर यहाँ मैं कितनी भी वैल्यू ले लूँ, एक ही वैल्यू कितनी भी ले लो, जितनी भी वैल्यू लोगे आप, एक ले लो, 2 मोल ले लो, 3 मोल ले लो, 5 मोल ले लो, 10 मोल ले लो, सब फाइनली क्या हो जाएगा, एक, और एक होते ही यहाँ क्या आ जाएगा भैया, कांस्टेंट आ जाएगा। इस तरह से एक बात तो ये निकल के आती है कि शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया के दौरान क्या रहता है भैया, स्थिर रहता है। भाई अगर इसकी अपन डेफिनेशन देना चाहें तो क्या होगा, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनका वेग अभिकारक की सांद्रता, अभी ब्रैकेट लगा दी इसलिए सांद्रता को शो करा है, अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात, बोलो क्या लग रही है, शून्य घात के समानुपाती होता है, उसको क्या बोलते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। बोलो क्लियर है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग अभिक्रिया के दौरान क्या रहता है बेटा, स्थिर रहता है। अब जरा देखो, ये समीकरण आ गया एक, है ना। अब देखो वेग की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, dx बाई dt, अपन जानते हैं अच्छी तरह से, और अभिकारक के सेंस में बात हो रही है, माइनस लगा दिया के, ठीक है सब। अब dx बराबर क्या हो गया, k dt, ठीक है, यहाँ माइनस लगी रहा। अब ये समीकरण हो गया अब दूसरा। अब देखो समीकरण 2 का समाकलन करने पर, समीकरण 2 का क्या कर दिया अपन ने, समाकलन, क्या हो जाएगा, dx का समाकलन, इधर क्या हो जाएगा, k क्या है, कांस्टेंट, इसलिए वहां निकल आएगा k, और ये dt। बोलो क्लियर है। ये माइनस लग रहा है इसलिए यहाँ माइनस अपन ने लगा दिया। अब यहाँ क्या हो गया, dx का समाकलन क्या होगा, x, अच्छी तरह से जानते हो, और ये क्या हो जाएगा k, और यहाँ पर dt का समाकलन क्या हो जाएगा t, और यहाँ प्लस c, ये क्या हो गया, c क्या है, समाकलन स्थिरांक, क्या है, समाकलन स्थिरांक। अब जरा देखो, कंडीशन अपन ने पहले ही लगा रखा है कि t बराबर 0 पर, t बराबर जब 0 है तो उत्पाद क्या है, 0। तो यहाँ पर कंडीशन लगानी है, t बराबर 0 पर x बराबर क्या है बेटा, 0। t बराबर 0 पर x बराबर क्या है, 0। देखो t बराबर 0 पर x बराबर क्या है, 0। x क्या है, अभिकारक के मोल जो उत्पाद में बदल चुके, कितने हैं, 0। इसका मतलब t बराबर 0 पर x बराबर क्या है, 0। ये कंडीशन लगा दी। ये कंडीशन लगाते हैं ये समीकरण क्या हो जाएगा, x की जगह क्या लिख दूं मैं, 0, और इसकी जगह t की जगह क्या लिख दूं मैं, 0। तो k इंटू 0 प्लस c, तो बेटा c बराबर क्या आ गया, 0। आगे बात, अब c बराबर 0 को कहाँ रख दो, यहाँ पर रख दो। आगे बात सुनना, इसको मैं मान लूं समीकरण 3। तो समीकरण 3 में अगर c की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, c की वैल्यू रखें तो माइनस एक्स बराबर के टी प्लस 0, तो क्या हो गया, माइनस एक्स बराबर क्या हो गया, के टी। बोलो क्लियर। अब बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x बराबर क्या है, माइनस के टी, एक्स बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस के टी। तो ये जो निकल के आया ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी को बोलते हैं अपन समीकरण 4। समीकरण 4 को क्या बोलते हैं, समाकलित वेग समीकरण कहते हैं। किसके लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। तो शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण क्या होता है, k बराबर x बाई टी। ये अपन को डायरेक्ट याद होना चाहिए कि शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण क्या होता है, k बराबर x बाई टी। अब जरा देखो, हाँ भाई क्या आया, x बराबर माइनस के टी, और k बराबर क्या आया था, x बाई टी। ये क्या था, समाकलित वेग समीकरण। किसके लिए, क्या बोलते थे इसको, समाकलित वेग समीकरण। किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। किसके लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या बोलते थे अपन, इसको समाकलित वेग समीकरण बोलते थे। अब बेटा देखो, अब देखो ये समीकरण जो आया
के टी। अगर मैं x और t के बीच में ग्राफ खींचना चाहूं तो ये किस तरह का ग्राफ आ रहा है, देखो x और ये क्या मालूम है m, तो mx, y बराबर क्या मालूम है mx प्लस c, इस तरह से आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इनके बीच में ग्राफ खींचा, ये x है और ये t है। अब इनके बीच में ग्राफ खींचा तो ग्राफ किस तरह से आता है, इस तरह से आता है। इसका जो m है, जो इसका ढाल है वो क्या है, माइनस k। ढाल क्या आ गया, माइनस k। बोलो क्लियर है। अब ये जो अधिकतम पॉइंट है, कब, जब अभिकारक की सांद्रता स्टार्टिंग क्या होती है, अधिकतम होती है। तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ, बोलो क्लियर है। अब एग्जाम्पल, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल के अंदर अपन ने पढ़ा था, देखो H2 प्लस Cl2 H म्यू ट्वाइस HCl, बोलो क्लियर है। प्रकाश की उपस्थिति में H2 प्लस Cl2 मिलके क्या बनाते हैं, 2HCl बनाते हैं। तो ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, शून्य कोटि की रिएक्शन है। आगे बात सुन रहे, दूसरी बात देखो कि जैसे एग्जांपल है ये रहा, इस तरह की रिएक्शन है। तो ये जो रिएक्शन है वो भी कौन सी है, शून्य कोटि की रिएक्शन है। इसकी प्लेटिनम की सतह पर ये रिएक्शन होती है। नाइट्रस ऑक्साइड का प्लेटिनम की सतह पर रिएक्शन होगी तो किस तरह से होगी, इस तरह से होगी। ये रही देखो क्या हो गया, H2 प्लस I2। सबके अंदर इसके क्या है, एरो पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर AU, यहाँ PT, यहाँ H में। बोलो क्लियर है। ये सारी रिएक्शन कैसी हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया है और ये शून्य कोटि अभिक्रिया की क्या है, एग्जाम्पल। बोलो क्लियर है। अब देखो शून्य कोटि अभिक्रिया के लक्षण देखें आप कि लक्षण क्या होते हैं, दर और सांद्रता। अभिक्रिया का वेग और सांद्रता के बीच में ग्राफ खींचे तो क्या आता है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन। आगे बात सुन, क्यों कि सांद्रता कितनी भी ले लो, अभिक्रिया का वेग उससे कोई प्रभावित नहीं होता, स्थिर रहता है पूरी अभिक्रिया के दौरान। बोलो क्लियर है। अब देखो दूसरा है उत्पाद की सांद्रता। उत्पाद की सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ खींचे तो उत्पाद की सांद्रता तो लगातार बढ़ रही है, पहले 0 थी फिर x हो गई, समझ रहे हो ना। x का मतलब कुछ भी है वो बढ़ती जा रही है, इसका मतलब क्या, ये ग्राफ आएगा इस तरह की। ये क्या है, एग्जाम्पल है। ये बहुत बड़े बड़े एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट कि भैया शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए कौन सी कंडीशन सही है। आगे बात सुन रहे। अब देखो बेटा k बराबर क्या आया था, x/t। अब x क्या था यहाँ, सांद्रता। x क्या थी, सांद्रता, और t क्या था, समय। तो क्या हो गया, सांद्रता, x क्या थी, सांद्रता। तो क्या रखेंगे, x क्या है यहाँ, सांद्रता, और t क्या है यहाँ, समय। आगे बस, और सांद्रता को क्या लिखते हैं, मोल प्रति लीटर, और समय को क्या लिखते हैं, सेकंड। तो मात्रा क्या निकल के आया यहाँ से, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। बोलो क्लियर है, नीचे से ऊपर गया सेकंड इनवर्स। हाँ, जब हमने मोल पर लीटर 1 माइनस m टाइम इनवर्स के अंदर जब n बराबर 0 रखा था, n बराबर क्या रखा था, 0, क्या यही आया था, यही आया। इसका मतलब ये अपन ने जो फॉर्मूला निकाला है k बराबर x/t, ये क्या बिल्कुल ही सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग का मात्रक ये है तो वो कौन सी अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो ये लक्षण हो गए। अब आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, अर्ध आयु काल। पूरा इंपॉर्टेंट है, हाफ लाइफ। टॉपिक क्या है, अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल का क्या मतलब है कि वह समय जब अभिकारक की आधी सांद्रता उत्पाद में बदल जाए। अभिकारक की मैंने मान लो जितनी भी सांद्रता ली उसकी आधी सांद्रता किस में बदल जाए, उत्पाद में बदल जाए, और अभिकारक की आधी सांद्रता बचे, उसको क्या बोलते हैं, अर्धायु काल बोलते हैं। जो अर्धायु काल है उसे किससे शो करते हैं, टी हाफ। अर्धायु काल है इसलिए आधा, टी हाफ या T.5।
इससे इसको प्रदर्शित करते हैं। अब जरा देखो k बराबर क्या होता है एक्स बाई टी। अब t की जगह पे क्या लिख दूं बेटा मैं टी हाफ, और x की जगह क्या लिख दूं मैं x की जगह क्या लिख दूं। देखो ना ये पढ़ा था ना अपन ने, इसके क्या थे 0 मोल, इसके a, इसके x, इसके a माइनस एक्स। अब मैं तुमसे ये कह रहा हूं अभिकारक की आधी सांद्रता उत्पाद में बदल गई, इसका मतलब इसके कितने मोल थे a, इसकी सांद्रता कितनी थी a, और a का a/2 बदल गया किस में उत्पाद में, इसलिए x की जगह पे क्या लिख दूंगा a/2। बोलो भाई ये बात समझ में आई है? दोबारा से देखो अब भाई ये लिखा था, इसके क्या लिखा था 0 मोल, ये क्या था स्टार्टिंग में a, और अर्धायु काल की डेफिनेशन क्या होती थी अभिकारक के आधी सांद्रता उत्पाद में बदल जाए, इसका मतलब a का आधा क्या होता है a/2, इसका मतलब a का आधा क्या a/2, इसका मतलब a/2 जो है वो उत्पाद में बदल गया। याद रखो अर्धायु काल में हमेशा ये दो कंडीशन लगा लें, t बराबर टी हाफ और x बराबर a/2। तो यहाँ लिखते ही k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर क्या हो जाएगा, x की जगह क्या लिख दूंगा मैं a/2 और t की जगह क्या दूंगा टी हाफ। इसका मतलब समीकरण क्या हो गया, इसको इधर ले जाऊं टी हाफ बराबर a/2k। बोलो क्लियर है क्या आया क्या? डायरेक्ट याद होना चाहिए, निकालना खूब आता है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस पे तो जब निकालने नहीं बैठोगे, इसलिए डायरेक्ट याद होना चाहिए। वेग स्थिरांक k बराबर क्या होता है x बाई टी, और भैया अर्धायु काल क्या होता है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए a/2k। अब जरा देखो इन दोनों समीकरणों में एक चीज देखो, इस वाले समीकरण में देखो तो इसके अंदर कहीं भी a आ रहा है क्या, a क्या है प्रारंभिक सांद्रता, इसका मतलब a तो कहीं आ ही नहीं रहा, इसका मतलब क्या हो गया शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता ही नहीं, कहीं आ ही नहीं रहा। बोलो क्लियर? अब देखो टी हाफ क्या है आ रहा है, इसका मतलब क्या है डायरेक्ट समानुपाती ऊपर आ रहे हैं दोनों, इसका मतलब क्या हो गया टी हाफ किसके समानुपाती हो गया बेटा a के समानुपाती।